हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 10th सीबीएसई का फिजिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ज़्यादा क्लियर है? ठीक है, तो इसमें अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से अगर लाइट पास होता है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इस रूम के अंदर बाहर देख रहे हैं हम लोग तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है लाइट गेट refracted through a rectangular glass। ठीक है, स्लैब। अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू अगर लाइट पास होगी तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही आई। ठीक है, ये आपका एयर मीडियम है, ये ग्लास है, तो ग्लास को डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, ये मान लीजिए 60 डिग्री था तो ये थोड़ा कम होगा, 60 डिग्री से 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, फिर ये रिफ्रैक्ट होगा ना, तो ये एंगल ज़्यादा होगा। समझा? इसको डाइवर्जेंट रे बोलते हैं। ये फिर से रिफ्रैक्ट हो गया ना, समझा? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज एन ग्लास स्लैब, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये आपका इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे। और ये क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बाद में क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। ठीक है ना, तो वही बोलते हैं। It is slightly displaced laterally. Light get refracted through a transparent medium. Consider a rectangular glass slab. ठीक है, तो angle incident between lateral face is called angle of prism. तो इसका एक डायग्राम बना लो प्रिज्म का। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में कंसीडर करना इसको। क्या क्लियर है? इसको ये एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। बराबर है? ये ए बी सी ट्रायंगुलर शेप का क्या हो गया जी? प्रिज्म। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है। बराबर है? और ये इसका नॉर्मल है, इसके ऊपर 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये जो एंगल है इसके साथ इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। फिर ये क्या करेगा? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये बेंड कर गया एंगल आर से। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिन लगा लो जिसका नाम पी क्यू दिया, जो इंसिडेंट रे को बताएगा। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे। बराबर है? ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री ना, ऐसा रहता है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। और ये वाला क्यों? इंसिडेंट रे बोलते हैं ना, इंसिडेंट रे। बराबर है? उसी तरह से ये रेक्टेंगुलर शेप में दिखाना। तो ये रिफ्रैक्ट हुआ, फिर बाहर यहाँ पे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। ठीक है, ये आपका आर और एस पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में ये बताता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूँ, एम और एम डैश, ये नॉर्मल हो गया, इसका ये इमर्जेंट रे हो गया ई। ठीक है, ये दोनों को अगर एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पॉइंट पे मिलता है, जी पॉइंट पे। ठीक है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन डी। डी क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ई क्या है? इमर्जेंट रे।
आई क्या है, इंसिडेंट रे। बराबर, इंसिडेंट रे। क्लियर ना? तो ये पॉइंट्स बता दिया हूं। द एंगल बिटवीन टू लैटरल फेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये डिफिनेशन लिखना है तो लिख लो, द एंगल बिटवीन इट्स टू lateral faces is called angle of prism। बराबर है? ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिनिश। क्या है जी? A ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. Light ray on the refraction has bent towards the normal second surface. तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसकी जरूरत नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन क्या बोलता है? पेकुलर शेप द प्रिज्म मेक द इमर्जेंट रे बेंट एट द एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा इंसिडेंट रे को, और ये बाहर जो आया है, तो यहाँ पे जो डेविएशन दिखाएगा उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये भी लिख लो, द पेकुलर shape of prism makes emergent ray bent, स्टार्ट किया है, bent at an angle to डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना? तो ये डेविएट होता है तो इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द डेविएशन एक्टिविटी। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ये लिख लो। फिर हम लोग ग्लास प्रिज्म के थ्रू लाइट कैसे डिस्पर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो देखो प्रिज्म ड्रॉ कर लो, इसके थ्रू व्हाइट लाइट पास करना है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट, तो ये प्रिज्म से पास हो रहा जी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है ना, तो ये क्या करता है, डेविएट होता है 7 कलर में ना, वेव ग्योर जिसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा डेविएशन वेव का, वायलेट का होता है, वेव ग्योर ना। सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। समझा? मोस्ट डेविएटेड वायलेट है, मोस्ट डेविएशन कौन शो करता है? वायलेट। बराबर है। लीस्ट डेविएशन कौन शो करता है? रेड। इसलिए रेड सिग्नल पे रेड लाइट यूज करते हैं, कम डेविएट होता है ना, दूर तक दिखाई देता है, इसलिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, व्हाइट लाइट ऑफ सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। ठीक है, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमेनन। द प्रिज्म प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट लाइट इनटू इट्स अ बैंड ऑफ कलर। तो इसको हम लोग बैंड ऑफ कलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, बैंड ऑफ कलर्स। क्या बोलते हैं? Prism has probably split the incident white light into band of color. The prism has probably split
incident white light into a band of colors. ठीक है, तो the color that appear at the two end of the color band, what is the sequence? तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग कलर ऑफ बैंड बोलते हैं, ठीक है ना, रेड और वायलेट को. द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट कैन बी द वेरियस कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन. तो ये कलर्स का नाम भी लिख देता हूं. द वेरियस कलर्स seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये डायग्राम में शो कर दिया हूँ. तो एक्रोनिम यूज करते हैं जिसको हम लोग वेवियोर बोलते हैं, तो याद करने में काम आता है ना. इसको हम लोग बैकग्राउंड बोलते हैं. दैक्रोनियम वेवियोर. वेवियोर will help to remember the sequence of colors. ठीक है. The band of colored component of white light is called spectrum. ठीक है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. The band of colored component. The band of colored component of a light beam is called its spectrum. ठीक है. The splitting of light into its component color is called dispersion. White light को अगर 7 कलर में डिस्पर्स करेंगे तो उसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो. The splitting of light into its component colors is called dispersion. ठीक है, यहाँ तक लिखो. ठीक है, तो डिस्पर्सन बता दिया. अभी नेक्स्ट देखो. व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कलर कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म. ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट द इंसिडेंट एंगल. ये क्या बोलता है कि अगर व्हाइट लाइट पास करेगा 7 कलर में डिस्पर्स होगा ना, सबका अलग अलग एंगल है ना जी. इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग. ठीक है, लीस्ट डिविएशन इसका है और सबसे ज्यादा डिविएशन वायलेट कलर का. ठीक है, तो ये पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड into its 7 color, its 7 colors component by a prism. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल. डिफरेंट कलर्स of light bend through different angles with respect to incident ray as they pass through the prism.
pass through a prism. ठीक है, द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। तो रेड लाइट जो होता है सबसे कम बेंड होता है ना, ठीक है। द रेड राइट बेंड्स द लीस्ट while violet bends the most. Bends the most. Next है thus the ray of each color merge along different path and thus become distinct. तो सबका अपना अपना पाथ होगा, ठीक है, तो अपना अपना बिहेवियर शो करेंगे, तो वही बोलता है thus rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. ठीक है, it is the band of distinct color that we see in the spectrum. तो ये बैंड ऑफ कलर्स दिख रहा है ना तुम्हें, अलग अलग कलर का, ठीक है। सबका अपना अपना पाथ है, सबका अपना अपना एंगल है, सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, समझा ना। तो इसको हम लोग बैंड बोलते हैं। इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स that we see in the spectrum. ठीक है, यहां तक लिखो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। सर आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिस्ट प्रिज्म किसने यूज किया था? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन was the first to use a glass prism, glass prism, ठीक है, to obtain a spectrum of sunlight. Spectrum of sunlight, ठीक है। He tried to split the color of a spectrum of white light further by using another spectrum by prism, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट पास किया, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म है E1, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ठीक है, ये डेविएट हुआ व्हाइट लाइट, ये वायलेट कलर, ठीक है। तो इसको उल्टा प्रिज्म को फिर से रखा, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, तो ये फिर डेविएट होकर यहाँ पे एक पॉइंट पे मिला, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू पास हो गया रिफ्रैक्शन, और बाहर व्हाइट लाइट मिला, समझा। मतलब अगर दो प्रिज्म इंटर लोगे तो ये 7 कलर में गया, फिर से 7 कलर को कंबाइन करके व्हाइट लाइट देगा, समझा ना। तो ये आपका व्हाइट लाइट है, ये आपका रेड और ये वायलेट, रेड वायलेट, ठीक है। ये आपका व्हाइट कलर का मिल गया। तो दो प्रिज्म यूज करेंगे तो 7 कलर व्हाइट लाइट देगा, और व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो 7 कलर्स देगा, सिंपल, ठीक है। This allowed all the color of a spectrum to pass through the second prism, ठीक है। तो इसका पॉइंट लिखना तो लिख लो, he tried to split colors of the spectrum
of sunlight of sunlight of sunlight. You try to split the color of sunlight, मत बोलो, स्पेक्ट्रम बोलो, ठीक है ना. ये स्पेक्ट्रम हो गया ना, R से V तक ऑफ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम कैसे हो जाएगा? ठीक है. He tried to split the color of स्पेक्ट्रम. अच्छा, दो बार हो गया ना. स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट further by using another similar prism. ठीक है. मतलब ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड किया, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं. फिर इस स्पेक्ट्रम को यूज किया तो व्हाइट लाइट मिलेगा. समझा? इसका मतलब ये है. इधर ऑपोजिट. हाँ. He placed another identical prism in inverted position with respect to the first one. तो देखो, ये सीधा रखा है, इसका ये इन्वर्टेड पार्ट है ना, तो ये आपका प्रिज्म 2 हो गया. ये प्रिज्म 1 जिसको सीधा रखा है. ठीक है. This allowed all the color of a spectrum to pass through second prism. ठीक है. तो ये स्पेक्ट्रम को पास करने दिया सेकेंड प्रिज्म से. This allowed all color of a spectrum to pass through the second prism. ठीक है. He found a beam of white light emerging from the other side of the prism. तो सेकेंड प्रिज्म के बाहर आउटसाइड में क्या मिला तुम्हें? व्हाइट लाइट मिला. ठीक है. He found a beam. of white light emerging from other side of prism. ठीक है. सर आइजैक न्यूटन सन, तो इन्होंने आइडिया दिया कि सन इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. न्यूटन आइडिया दैट sunlight is made up of 7 colors. चलो यहाँ तक लिखो. नेक्स्ट पॉइंट देखो जी. नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? एनी लाइट दैट गिव अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड रिफर्ड एज व्हाइट लाइट. ठीक है. तो सनलाइट जैसा कोई भी कलर रहेगा उसको हम लोग व्हाइट लाइट ही बोलते हैं. Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight. ठीक है. अगर सनलाइट की जैसा स्पेक्ट्रम बोल देगा तो उसको हम लोग व्हाइट लाइट ही बोलते हैं. ऑफ सनलाइट often referred as white light. यहाँ तक क्लियर है. दूसरा क्या है? रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम occurring in the sky after a rain shower. ठीक है. अगर बारिश के टाइम में क्या बनता है? रेनबो बनता है ना. तो ये डिस्पर्सन ऑफ कलर के कारण बनता है जी. तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे रेनबो के बारे में. ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेनबो. ठीक है. तो इट इज एन नेचुरल फिनोमेनन. इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing
in the sky, in the sky after a rainbow. ठीक है? It is caused by the dispersion of sunlight. It is caused by dispersion of sunlight. By, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट करता है कैसे? जब बारिश होती है तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं ना एटमॉस्फेयर में, तो उसके थ्रू वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, टाइनी वाटर, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। The rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sunlight. तो अगर मान लो ईस्ट से सनलाइट राइज हो रहा है तो वेस्ट में तुम्हें रेनबो फॉर्म होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। तो लिखो अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड in a direction opposite, in direction opposite to that of sun, ठीक है। the water droplet act as a smaller prism, तो जो वाटर ड्रॉपलेट होता है वो प्रिज्म की तरह काम करता है। तो सनलाइट व्हाइट कलर से बना है तो सिल्वर कलर को डिविएट कर देता है ना, ठीक है। द लिख लो, the water droplets act like a small prism, ठीक है। they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of raindrop, ठीक है। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण हम लोग को पास पहुंचता है। ड्यू टू dispersion of light and internal reflection, different color reaches our eye, the observer eye, ठीक है। चलो ये देखो, तो रेनबो का डायग्राम देखो। अगर ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये आपका सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है जी, ठीक है। ये आपका रेन ड्रॉप, ठीक है, सनलाइट, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन करेगा ना, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। ये वाटर ड्रॉपलेट है ना, तो ये डेंसर मीडियम होगा, बराबर है। तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया ना, ये नॉर्मल बना होगा, तो ये इंसिडेंट है, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव है, ठीक है। फिर से ये अंदर सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन करेगा,
ठीक है, फिर बाहर आएगा तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये जो आपका है 7 कलर में ये डिविएट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका रेड है, ये वायलेट है, तो ऐसे रेनबो फॉर्म होता है। ये रेनड्रॉप है वो प्रिज्म की तरह काम करेगा, एक्ट एज एन प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपका रेनबो फॉर्मेशन, समझा क्या? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। क्या लेना, वाटर ड्रॉपलेट लेना, ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। सनलाइट जो है व्हाइट कलर का बना होता है, वो 7 कलर में डिविएट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो, apparent random wave varying or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator, ठीक है। जैसे कोई गर्म हवा है तो देखो ऐसा वेव्स दिखता है ना, ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो हॉट एयर वेव्स जैसा निकल रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग apparent random बोलते हैं। तो लिख लो, the apparent random varying or flickering of object seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator, ठीक है। the air just above the fire become hotter than the air further up, ठीक है ना। तो ये हवा जो होता है गर्म हो जाता है और ऊपर उठता है। the air just above fire become hotter than air further up. The hotter air is lighter than the colder air above it. ये लेकिन फिर नेक्स्ट बताता हूँ। तो देखो, जो गर्म हवा होता है वो ठंडा होता है ना, तो हॉट एयर क्या होगा, राइज अप करेगा। The hotter air is lighter, मतलब लेस डेंसिटी होता है इसका, लेस डेंस, ठीक है। फिर क्या है, देन द कूलर एयर, मतलब ठंडा हवा क्या होगा, डेंस होगा, समझ गया ना। गर्म हवा हल्का होता है और लेस डेंसिटी का होता है, इसलिए वो ऊपर उठता है, ठीक है। एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर, तो इसका डेंसिटी भी कम होगा, कूलर का डेंसिटी भी हाई होगा, डेंसर, बराबर ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, since the physical condition of refractive medium are not stationary, the apparent position of object as seen, the hot air fluctuates, तो इसके कारण जो इमेजेस होते हैं ना कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो फ्लक्चुएट होते रहता है, क्योंकि ऊपर में गर्म हवा होता है, नीचे में ठंडा हवा होता है, समझा। इसके कारण since physical condition of refracting medium air are not stationary, ठीक है।
apparent position of object as seen through hot air fluctuates. ठीक है, दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसके कारण रिफ्रैक्शन दिखता है एटमॉस्फेयर में। दिस वेरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसके कारण एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना, ऑन अ स्मॉल स्केल। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज द सिमिलर फेनोमेनन ऑफ मच लार्जर स्केल। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है, देखते हैं ना, झिलमिलाते रहता है, क्योंकि हॉट एयर कोल्ड एयर होता है और अलग अलग डेंसिटी के लेयर से पास होता है, इसलिए। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ेंगे।